हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वन स्टॉप बायोलॉजी। तो गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन, जो कि अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने अभी तक जो हमारा सेकंड चैप्टर है जेनेटिक्स का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें क्या कुछ पढ़ लिया है हमने। उसमें ये पढ़ा है कि डीएनए का डिटेल स्ट्रक्चर क्या होता है। उसमें हमने ये भी पढ़ा एक वीडियो में कि किस तरीके से अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू साइंटिस्ट्स ने प्रूव करा कि डीएनए और आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होते हैं। फिर लास्ट वीडियो में हमने रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस पढ़ा था, है ना, एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो गाइस, मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि अभी हम एनसीईआरटी सीरीज कर रहे हैं और हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। सो गाइस, इससे पहले ट्रांसक्रिप्शन शुरू करूं, आपको मैं ये जरूर बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको ये टॉपिक समझ में आएगा अच्छे से, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आप अपने फीडबैक से मुझे बताइएगा जरूर अगर आपको कोई डाउट है या आपको वीडियो अच्छा भी लग रहा है, तो सो दैट मैं इम्प्रोवाइज कर सकूं अपने वीडियोस को अच्छे से आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए में कॉपी होती है ना। तो जब अगर आपको याद हो गया होगा, हमने सेंट्रल डोग्मा के बारे में पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, है ना। तो सेंट्रल डोग्मा क्या होता है कि एक है डीएनए सीक्वेंस, है ना। एक तो ये प्रोसेस है कि ये खुद को रेप्लिकेट कर रहा है ना। इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, फिर इस डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन, है ना। तो ये जो आपका प्रोसेस है, इसको ही बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, है ना। और ये जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, है ना। तो आपका ये जो प्रोसेस है जिसमें डीएनए से आरएनए में कॉपी हो रहा है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वही हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? बेसिकली ये प्रोसेस है एक ऐसा जिसमें हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी करते हैं एक स्ट्रैंड, डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए के स्ट्रैंड में। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे बोलूँ तो जिस तरीके से डीएनए कॉम्प्लीमेंटैरिटी फॉलो करता है, उसी तरीके से आरएनए भी कॉम्प्लीमेंटैरिटी फॉलो करता है। ठीक है, बस डिफरेंस क्या होता है कि डीएनए के केस में जो आपका एडेनोसिन होता है, वो थाइमीन से वो अटैच होता है, राइट, या कॉम्प्लीमेंट करता है। आर ये होता है डीएनए के केस में। आरएनए के केस में क्या होता है कि जो आपका एडेनोसिन है, वो यूरेसिल से, फिर से बोलूंगी, एडेनोसिन यूरेसिल से को कॉम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, अब एक डिफरेंस है जो है रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में। तो रेप्लिकेशन में क्या होता है कि जो पूरा डीएनए का सेगमेंट होता है, वो जो है रेप्लिकेट हो जाता है ना, डुप्लीकेट हो जाता है बेसिकली। बट आरएनए में क्या होता है कि सिर्फ थोड़ा सेगमेंट ही ट्रांसक्राइब होता है। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं, सिर्फ डीएनए का एक सेगमेंट ट्रांसक्राइब होता है, और सिर्फ एक स्ट्रैंड ही कॉपी होती है, एक जो डीएनए स्ट्रैंड है, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है ना, बट आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो एक स्ट्रैंड ही कॉपी होता है आरएनए में। ठीक है, तो अब दो वजह से, अब आप पूछेंगे कि क्यों होता है ऐसा कि एक स्ट्रैंड ही कॉपी होती है, दो नहीं होती है। क्योंकि ये अगर दोनों कॉपी हो जाएंगी ना, तो गड़बड़ी हो जाएगी। अब क्या गड़बड़ी होगी? एक तो ये कि अगर मान लो आप दोनों स्ट्रैंड्स जो है टेम्पलेट के जैसे काम कर रही हैं, ठीक है, तो मतलब दोनों स्ट्रैंड का कुछ अपना सीक्वेंस है। अब उसके अकॉर्डिंग दोनों स्ट्रैंड कोई ना कोई अमाइनो एसिड के लिए कोड करेंगे, है ना। तो बेसिकली एक जो स्ट्रैंड है वो कुछ और अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगी, और दूसरी जो स्ट्रैंड है वो कुछ और अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगी। बट अब सिस्टम जो है पूरा, है ना, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि मतलब वो पर्टिकुलर सेगमेंट डीएनए का जो उसको एक स्ट्रैंड कोड करिए, वो बेसिकली उसको कोड करना है, या जो दूसरी वाली स्ट्रैंड अमाइनो एसिड कोड करिए, उसके अकॉर्डिंग चलना है हमें, है ना। तो ये कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एक सिंगल स्ट्रैंड टेम्पलेट बनती है ना। दूसरा क्या है कि आरएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं, अगर वो साइमल्टेनियसली बनने लगे, तो क्या होगा कि डीएनए के दो स्ट्रैंड से आरएनए के दो स्ट्रैंड बनेंगे, है ना। और फिर ये आरएनए के दो स्ट्रैंड दो तरीके के प्रोटीन कोड करेंगे, या दो तरीके के प्रोटीन बनाएंगे।
अगेन ये जो है मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं है, अगेन ये कंफ्यूजिंग है, क्योंकि एक ही सेगमेंट डीएनए का कैसे दो अलग अलग तरीके के आरएनए को कोड कर रहा है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना रहा है, और फिर वो दो तरीके के प्रोटीन को भी कोड कर रहा है। एक पर्टिकुलर सेगमेंट डीएनए का एक ही तरीके के अमीनो एसिड को कोड कर सकता है ना। इस वजह से ही आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। तो ये हो गए दो कॉम्प्लेक्सिटीज जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि सिर्फ एक डीएनए की स्ट्रैंड ही टेम्पलेट का काम करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है। तो एक हमने बोला एक पर्टिकुलर सेगमेंट है ना, जो कि ट्रांसक्राइब हो रहा है डीएनए का, एक पर्टिकुलर सेगमेंट ही ट्रांसक्राइब हो रहा है, राइट। अब जो आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है बेसिकली वो डिफाइन होता है तीन रीजन में। पहला रीजन होता है प्रमोटर का रीजन, पहला रीजन होता है प्रमोटर का रीजन। दूसरा रीजन होता है स्ट्रक्चरल जीन का, किसका, स्ट्रक्चरल जीन का। और तीसरा रीजन होता है टर्मिनेटर का रीजन, तीसरा रीजन होता है टर्मिनेटर का रीजन, है ना। तो अब अगर मैं ये बात करूं कि जो है दोनों स्ट्रैंड्स ऑपोजिट पोलैरिटी में है डीएनए के, ठीक है, तो इसमें जो एंजाइम आपका बेसिकली ट्रांसक्राइब करवा रहा है ना वो होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। बेसिकली जैसे डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन करवाता है ना, वैसे आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन कराता है। ये डीएनए डिपेंडेंट है क्योंकि डीएनए को ही तो ट्रांसक्राइब कर रहा है ना। तो अब ये क्या होता है कि सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ये कैटलाइज करता है। वो कौन सा डायरेक्शन होता है, 5:3, सॉरी 5:3 का। इसका मतलब कि जो स्ट्रैंड एज टेम्पलेट एक्ट कर रही है वो इसके ऑपोजिट वाली है। मतलब कि टेम्पलेट स्ट्रैंड आपकी जो होगी, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगी उसकी पोलैरिटी क्या होगी, 3:5, उसकी पोलैरिटी होगी 3:5। और जो दूसरी वाली स्ट्रैंड होती है, ठीक है, उसकी पोलैरिटी होगी 5:3, है ना। और सीक्वेंस क्या होगा, ठीक आरएनए जैसा सीक्वेंस होगा, बस थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, है ना। ठीक आरएनए जैसा सीक्वेंस होगा, सिर्फ थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। तो इसको दूसरी जो स्ट्रैंड होती है उसको कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, उसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ऑल्दो वो काम नहीं करिए कुछ, लेकिन उसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। बेसिकली इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, ऑल्दो ये कोड नहीं कर रही है किसी चीज के लिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस ये दिखाऊं, है ना, तो ये अगर, क्योंकि ये 3:5 डायरेक्शन में, तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो जो दूसरी वाली स्ट्रैंड होगी डीएनए की वो हो जाएगी कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। अब आप एक बार ना ये देख लीजिए स्ट्रक्चर, इसमें भी आपको पता चलेगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर से देखते हैं। तो ये बेसिकली आपका है स्ट्रक्चर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, ठीक है। अब अगर मैं आपको इसमें बताऊं तो कैसे होगा कि आपका पहला जो है वो तो है क्या, प्रमोटर, है ना। तो बेसिकली अगर इसको देखें तो ये जो है आपका वो है प्रमोटर, ये जो है, मैं दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ, है ना, ये है प्रमोटर, ठीक है। अब ये मान लीजिए आप 3:5 वाली स्ट्रैंड है और ये 5:3 वाली स्ट्रैंड है, तो क्या हो गया, ये आपकी हो गई टेम्पलेट स्ट्रैंड और ये हो गई कोडिंग स्ट्रैंड, है ना। प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर रीजन है, ठीक है। और ये पूरा जो है आपका क्या बोल हो गया, ये जो है स्ट्रक्चरल जीन है ना। तो जो प्रमोटर रीजन है ना वो आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होने वाली साइट है, वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, याद रखिएगा गाइस, वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइज है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ होता क्या है कि जो आपका प्रमोटर और टर्मिनेटर रीजन है
है ना, वो स्ट्रक्चरल जीन जो है उसके दो साइड में बेसिकली फ्लैंक्ड है ना। अब प्रमोटर जो है वो फिफ्थ फाइव, अब ये याद रखिएगा कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो हम कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो मैं ऐसा बोल रही हूँ कि प्रमोटर रीजन 5 एंड पे है कोडिंग स्ट्रैंड के। ठीक है, फिर से बोलूंगी, प्रमोटर रीजन लोकेटेड है टुवर्ड्स 5 एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। नाउ आई एम टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू द कोडिंग स्ट्रैंड, है ना। एंड बेसिकली जो डीएनए सीक्वेंस है ना, वो बाइंडिंग साइट प्रोवाइड कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज को, और जो प्रमोटर रीजन है वही डिफाइन कर रहा है टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड को। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको मैं बोलूं कि आप स्विच कर दो एक बारी पोजीशन, प्रमोटर को इधर ले आओ और टर्मिनेटर वाले रीजन को इधर लाओ, तो क्या होगा कि आपका जो कोडिंग स्ट्रैंड है ना वो रिवर्स हो जाएगा अगर आप ऐसा करोगे तो, है ना, क्योंकि प्रमोटर से स्टार्ट हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर पे एंड हो रहा है। ठीक है, अब उसी तरीके से मैं बोलूंगी कि जो टर्मिनेटर एंड है वो 3 डैश एंड है स्ट्रक्चरल जीन का, मतलब वो 3 डैश एंड है कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है ना, और भी ऐसे बहुत सारे एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि हमारा ट्रांसक्रिप्ट, बेसिकली हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारा जो आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो क्या है ना। अब देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किस तरीके से जीन में होता है ना। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट तो जीन में ही होगा एक, है ना। जीन क्या होता है? जीन होता है एज पर मेंडल, आप एक बार यहाँ पर मैसेज कर दीजिए मुझे जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो, कि जीन की डेफिनेशन क्या है ना। तो बेसिकली जीन की डेफिनेशन है फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जैसा कि मेंडल ने बोला था, राइट। तो बेसिकली डीएनए सीक्वेंस जो कोड कर रहा है अलग अलग तरीके के आरएनए मॉलिक्यूल को, वो डिफाइन कर रहा है जीन को। तो बेसिकली हम बोल रहे हैं कि एक टर्म है जिसको बोलते हैं सिस्ट्रॉन। ठीक है, तो हम एक टर्म यूज कर रहे हैं जो कि है सिस्ट्रॉन, जो कि है सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन क्या है? सिस्ट्रॉन एक ऐसा सेगमेंट है डीएनए का जो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड कर रहा है। तो अभी तक हम जिस यूनिट की बात कर रहे थे जो कोड कर रहा है उसको हमने बोल दिया सिस्ट्रॉन। तो मैं बोल रही हूँ कि सिस्ट्रॉन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, सॉरी, सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अब जो आपका स्ट्रक्चरल जीन होता है या जो सिस्ट्रॉन होता है वो दो तरीके का हो सकता है। वो मोनोसिस्ट्रॉनिक हो सकता है, मतलब एक सिस्ट्रॉन है, और वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक भी हो सकता है। ठीक है, यूकैरियोट्स के केस में मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है स्ट्रक्चरल जीन। बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स के केस में पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। ठीक है, तो अब होता क्या है ना कि यूकैरियोट्स के केस में जो मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन होता है उसमें दो चीजें होती हैं। मान लो कि ये जीन है ना। अब इसमें दो चीजें हैं। एक होता है वो सेगमेंट जो कि कोड कर रहा है, जो कोडिंग सीक्वेंस है, जो कि कोडिंग सीक्वेंस है। जो कोडिंग सीक्वेंस होता है उसको बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, तो बेसिकली एक्सॉन वो सीक्वेंस है जो कि मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए बन रहा है। ठीक है, बना रहा है। दूसरा जो होता है ना, अब जैसे मान लो कि ये आपका ये भी एक्सॉन है ना। अब यहाँ पर भी एक्सॉन है, तो इन एक्सॉन्स के बीच में होता है नॉन कोडिंग। इन एक्सॉन्स के बीच में क्या होता है? ये जो दिख रहा है ना बीच बीच में, ये होता है नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो बेसिकली
इंटरवीनिंग सीक्वेंस बोलते हैं। इंटरवीन कर रहा है ना, इंटरवीनिंग सीक्वेंस, ये क्या होता है? इंट्रॉन्स। ठीक है, तो एक्सॉन और इंट्रॉन का बना होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ है ना कि जो आपका कोडिंग है सीक्वेंस वो स्प्लिट हो गया है। अब ये क्या होता है ना, कॉम्प्लिकेट कर देता है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे अलग होता है यूकैरियोट्स में और कैसे कॉम्प्लिकेटेड होता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है कि अब हम देखते हैं उसके बाद पहले कि कितने तरीके के आरएनए होते हैं जो कोड हो रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ आरएनए क्या है, और फिर देखेंगे कि प्रोसेस क्या है ट्रांसक्रिप्शन का, है ना। टाइप्स ऑफ आरएनए और प्रोसेस देखेंगे। तो गाइस, तीन तरीके के आरएनए होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो तीन तरीके के आरएनएस होते हैं। पहला होता है एमआरएनए, जिसको हम मैसेंजर आरएनए भी बोलते हैं। दूसरा होता है टीआरएनए, जिसको हम ट्रांसफर आरएनए भी बोलते हैं। और तीसरा होता है आरआरएनए, जिसको हम राइबोसोमल आरएनए भी बोलते हैं। तो बेसिकली आपको नाम से भी थोड़ा तो आइडिया लग रहा होगा कि क्या इनका फंक्शन हो सकता है ना। थोड़ा तो आइडिया लग ही रहा होगा नाम से, है ना। तो एक बार मैं ये हटा देती हूँ और मैं आपको फिर अब ये तीनों क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली वो बताती हूँ। आपका जो मैसेंजर और आरएनए है ना, फंक्शन क्या है आपका जो मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, ये टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। मैसेंजर आरएनए प्रोवाइड्स द टेम्पलेट। ठीक है, टीआरएनए क्या करता है? इट ब्रिंग्स व्हाट, अमाइनो एसिड्स एंड रीड्स द जेनेटिक कोड। इट ब्रिंग्स द अमाइनो एसिड, तो बेसिकली ट्रांसफर कर रहा है कुछ, क्या? अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करके जेनेटिक कोड रीड कर रहा है। ठीक है, पहला वाला मैसेज दे रहा है क्या, टेम्पलेट प्रोवाइड करके, उस टेम्पलेट से ही तो कॉपी हो रहा है ना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो मैसेज दे रहा है। ठीक है, तीसरा होता है राइबोसोमल आरएनए। ये जो है ना स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल प्ले करता है। किस टाइम पर? ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन नहीं गाइस, याद रखिएगा, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है? जब आरएनए प्रोटीन में, पॉलीपेप्टाइड में, अमाइनो एसिड्स के चेन में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, है ना। तो पहला है मैसेंजर आरएनए जो कि मैसेज पास कर रहा है, तो टेम्पलेट जैसे काम कर रहा है जिससे कॉपी हो रहा है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, है ना। दूसरा है ट्रांसफर आरएनए जो कि ट्रांसफर कर रहा है अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर करके, और जो है जेनेटिक कोड रीड कर रहा है। और तीसरा क्या है? राइबोसोमल आरएनए, जो राइबोसोम्स पे होता है एक्चुअली सेल के अंदर। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल प्ले कर रहा है जब प्रोटीन बनता है आरएनए से तब। ठीक है, अब प्रोसेस क्या है ये देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि प्रोसेस क्या है ट्रांसक्रिप्शन का, ये हम सीधा इस डायग्राम से देखेंगे। अब तीन बेसिकली स्टेप्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, अब ये आप मान लीजिए कि कलर चेंज करने दीजिए, हाँ, ये मान लीजिए 3 एंड है, ये 5 एंड है ना। तो ये भी 3 एंड लिख लेते हैं, ये 5 एंड है, ये भी 3 एंड है और 5 एंड है। ठीक है, अब ये क्या है आपका? तो बेसिकली ये डीएनए हेलिक्स है ना। मैं स्पेसिफाई कर दे रही हूँ कि ये डीएनए हेलिक्स है। पहला जो स्टेप होता है उसमें क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है प्रमोटर रीजन से और इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन। तो गाइस, ये हमारा जो स्टार्टिंग है ना, ये प्रमोटर रीजन है। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग है ये प्रमोटर रीजन है।
ये जो है ना आपका आरएनए पॉलीमरेज है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आरएनए पॉलीमरेज है। उसके अंदर सिग्मा का वो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। आपको बताऊंगी कि सिग्मा फैक्टर का क्या रोल है। ठीक है, ठीक। तो पहला स्टेप हो गया इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हुआ डीएनए हेलिक्स में जाके प्रमोटर रीजन से, और इनिशिएट किया ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इस टाइम पे ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यूज कर रहा होता है सबस्ट्रेट के जैसे। क्या यूज कर रहा होता है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अब पॉलीमराइज कर रहा है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड को। ठीक है, हो क्या रहा है कि जो है ओपन हो रही है हेलिक्स बीच में। तो ये जो सेकेंड आप स्टेप देख रहे हैं, अब ये आपका ना बेसिकली आरएनए बन रहा है डीएनए से। ये आरएनए आपका बन के जो निकलते हुए दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रही है कि ये जो हेलिक्स है आपको दिख रही है, ये इलोंगेट हो रही है ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलोंगेशन। इसको बोलते हैं इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या हो रहा है कि आपकी जो डीएनए का हेलिक्स है वो इलोंगेट हो रहा है और आरएनए का सिंथेसिस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब इधर वाला रीजन गाइस क्या होगा, टर्मिनेटर रीजन। तो दूसरा स्टेप हो गया, पहला स्टेप हुआ इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन का, दूसरा हो गया इलोंगेशन। इलोंगेट होके आरएनए सिंथेसिस स्टार्ट हो रहा है। होता क्या है कि थोड़ी थोड़ी स्ट्रेच जो है खुलती रहती है और उस स्ट्रेच में आरएनए बनता रहता है। ठीक है, अब जैसे जैसे बनते बनते सेगमेंट के एंड में आता है, सीक्वेंस के एंड में आता है, तो टर्मिनेटर रीजन पे पहुंच जाता है। टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचते ही आपका ये आरएनए भी फॉल कर जाता है, सॉरी आरएनए भी फॉल कर जाता है, और आरएनए पॉलीमरेज भी फॉल कर जाता है। मतलब कि बेसिकली दोनों डिटैच हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे गाइस आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर रो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं रो फैक्टर। अगेन मैं बताऊंगी कि रो फैक्टर का क्या रोल है। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या कि इनिशिएट हुआ प्रमोटर रीजन से, है ना। प्रमोटर रीजन से इनिशिएट हुआ, धीरे धीरे ये खुलती गई, इलोंगेट होती गई, बनती गई, इलोंगेशन होता गया, बनता गया, आरएनए बनता गया, बनता गया, बनता गया। टर्मिनेटर एंड पे आया, इलोंगेट हुआ, यहाँ पर टर्मिनेटर क्योंकि सीक्वेंस है तो यहाँ पे पता चल गया भाई यहाँ स्टॉप करना है। स्टॉप हुआ, होते ही डिटैच हो गया आपका आरएनए भी, और आरएनए पॉलीमरेज भी डिटैच होके अलग हो गया। ठीक है, और आरएनए आपका बन गया। तो ये जो थर्ड स्टेप है इसको बोलते हैं टर्मिनेशन। इसको बोलते हैं टर्मिनेशन। तो आपका ट्रांसक्रिप्शन में तीन स्टेप्स हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, अब बेसिकली बैक्टीरिया में तो हमने बोला कि भाई एक तरीके का आरएनए होता है, एक तरीके का आरएनए पॉलीमरेज होता है, ऐसे करके बन जाता है ना। बट क्या यूकैरियोट्स में भी ऐसा ही होता है? नहीं। तो यूकैरियोट्स में जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये पूरा सिस्टम। कैसे कॉम्प्लेक्स है वो देखते हैं। तो दो पॉइंट्स हैं उसमें। ठीक है, हम देखते हैं कि ये दो पॉइंट्स क्या हैं। पहला पॉइंट ये है कि यूकैरियोट्स के केस में ना एक तरीके के आरएनए पॉलीमरेज नहीं होते हैं, होते हैं तीन तरीके के। ठीक है, अब आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3। तो क्या फंक्शन है, आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो ट्रांसक्राइब कर रहा है आर आरएनए को, राइबोसोमल आरएनए को, उसके सारे सब यूनिट्स 28S, 18S, 5.8S। आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या कर रहा है, टीआरएनए को, तो ट्रांसफर आरएनए को, और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कुछ होते हैं उनको। और आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो बेसिकली प्रिकर्सर है एमआरएनए का, मैसेंजर एमआरएनए। तो हर तरीके का पॉलीमरेज एक अलग तरीके के आरएनए को ट्रांसक्राइब कर रहा है। ठीक है, ये एमआरएनए को हम हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, तो एक तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, तीन तरीके के आरएनए पॉलीमरेज हो गए। दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि जो आपका प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होते हैं, है ना। और जब ये दोनों साथ में होते हैं ना बेसिकली, तो क्या होते हैं, ये एक तरीके से इनएक्टिव होते हैं, बोल सकते हैं, या आप बोलिए नॉन फंक्शनल होते हैं।
इस वजह से क्या होती है ना, स्प्लाइसिंग होती है। तो यूकैरियोट्स के केस में बेसिकली ये आपका जब बन रहा है, ये जो आप देख रहे हैं सीक्वेंस, ये जो बन रहा है आरएनए, इसमें एक्सॉन भी और इंट्रॉन भी है, अलग अलग कलर दिख रहे हैं ना, एक्सॉन भी इंट्रॉन भी है, ठीक है। तो इनमें क्या होती है ना, आरएनए स्प्लाइसिंग होती है। क्या होती है? आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग के थ्रू इंट्रॉन को हटा दिया जाता है और एक्सॉन को वापस से एक डिफाइंड ऑर्डर में जोड़ दिया जाता है, और उसी के बाद एमआरएनए बनता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका उससे पहले हम बोलते हैं हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, एचएनआरएनए। तो उसमें ना केपिंग और टेलिंग भी होती है। कैपिंग में क्या होता है कि आपका एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, सो बेसिकली यहाँ पर हो रही है कैपिंग, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि एक कैप आ जाता है, ठीक है। और वो क्या होता है कि जो कैपिंग होती है वो एक मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, वो ऐड हो जाता है। तो बेसिकली ये आपका मान लो 5 एंड है, ठीक है। तो यहाँ पर मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड हो जाता है, ठीक है। ठीक। अब ये मान लो एक्सॉन है और ये मान लो इंट्रॉन है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पर मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड हो गया है। ये क्या है? 5 एंड है, ये भी 5 एंड है, ये भी 5 एंड है, सारी जगह पर है। वो एक एक बेसिकली वो है ना। और टेलिंग क्या होती है कि जो टेल होता है, जो 3 एंड होता है, वहां पर क्या ऐड होता है? वहां पर एक एडिनिलेट रेसिड्यू होता है 200 टू 300 का, वो ऐड हो जाता है। इसको हम बोलते हैं पॉली ए टेल। इसको क्या बोलते हैं? पॉली ए टेल, पॉली एडिनाइलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऐड हो जाता है और ये क्या कर रहा है, देखिए आप, ये इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन को स्प्लाइस कर रहा है और फिर एक्सॉन को जोड़ दिया, और ये जो बना आपका, ये एक्सॉन बन गया। इसमें पॉली ए टेल भी है, ये एक्सॉन जुड़ गया है ना, और मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी है। और ये जो आपका सीक्वेंस है ना, ये अब बन गया मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो ये होता है दूसरा कॉम्प्लिकेशन। तो आपको ये तो समझ में आया कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन, है ना, इतना आसान नहीं है। अब बात करते हैं दो फैक्टर्स की एंड में। तो हमने बोला दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, एक होता है सिग्मा फैक्टर और एक होता है रो फैक्टर, है ना। तो बेसिकली जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है ना गाइस, वो अकेले जो है, याद रखिएगा, वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकता है, वो सिर्फ केपेबल है कैटेलाइज करने का, लेकिन वो इनिशिएशन और टर्मिनेशन नहीं कर सकता है। इलोंगेशन अकेले कर सकता है, ठीक है। तो वो कुछ ऐसे फैक्टर्स के साथ एसोसिएट करता है और इनिशिएशन और टर्मिनेशन भी करता है। सिग्मा फैक्टर जो है आपका, वो होता है इनिशिएशन फैक्टर। इसीलिए आपने डायग्राम में क्या देखा कि पहले सिग्मा फैक्टर था, है ना। ये होता है इनिशिएशन फैक्टर, इसके साथ एसोसिएट करके वो इनिशिएट करता है। और रो फैक्टर जो है वो होता है टर्मिनेशन फैक्टर। रो फैक्टर होता है टर्मिनेशन फैक्टर। तो एंड में इसलिए रो आया था, है ना। तो वो सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ के इनिशिएट करता है, इलोंगेट वो खुद कर सकता है, और फिर रो फैक्टर के साथ जुड़ के टर्मिनेट करता है, तो उसको भी हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे दो फैक्टर के यूजेस। तो गाइस, हमने इसके साथ ट्रांसक्रिप्शन तो खत्म कर दिया है एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल्दो गाइस, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई भी ऐसा पार्ट है इस वीडियो का जो नहीं समझ में आया, बेसिकली कोई भी ऐसा पार्ट ट्रांसक्रिप्शन का जो नहीं समझ में आया तो। और गाइस, अगर अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ाती रहूंगी, हमें जल्दी से एनसीईआरटी भी खत्म करनी है ना। तो गाइज, आई होप आप मुझे जरूर बताएंगे कमेंट में कि आपको वीडियो अच्छा लगा या आपको कोई डाउट है तो आप फीडबैक जरूर देंगे मुझे। तो आई बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइज। बाय बाय।